हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा और थैंक यू सो मच इस शो को सपोर्ट करने के लिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, लाइक्स करते हैं। इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और हमने जिस मोटिव से शो स्टार्ट किया है कि हम लोगों की लाइफ की जर्नी को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, लोगों की लाइफ की जर्नी को हम शेयर करते हैं, जो कि हमारा मोटिव है कि लोगों की लाइफ की जर्नी से जरूर छोटी या बड़ी सीख जरूर मिलती है और इससे कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को जरूर मिलता है। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं हमारे नए गेस्ट से। मैं अपने नए गेस्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप एक कंपनी सेक्रेटरी है, कंप्लायंस ऑफिसर है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है एक फाइनेंस कंपनी में। तो प्लीज वेलकम विपुल शर्मा सर। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमारे शो के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। Thank you so much, Krishnaraj, for having me here. I mean, it is a great opportunity, and the motive for which you started the show, I think you are gaining that. Uh, uh, I hope you are gaining that. So, मेरा नाम विपुल शर्मा है। मैं एक फाइनेंस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हूँ। मैं बेसिकली छिंदवाड़ा से रहने वाला हूँ, बट अभी मैं गुड़गांव में हूँ। मेरे पेरेंट्स वहीं छिंदवाड़ा में ही रहते हैं और मैंने अपनी स्कूलिंग भी छिंदवाड़ा से ही की है, केंद्रीय विद्यालय महर्षि विद्या मंदिर। और कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का इंस्टीट्यूट है हमारा, जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ से हुआ है। इसका कोई कॉलेज नहीं होता है, ये आपको पर्सनल क्लासेस करनी होती हैं, कोचिंग क्लासेस। इंस्टीट्यूट भी क्लासेस करवाता है। हमें मॉड्यूल मिलता है जब हम इस कोर्स में दाखिला लेते हैं तो। और इस तरीके से 3 फेजेस में ये एग्ज़ाम होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अब उसका नाम चेंज हो गया है, आई थिंक प्रोफेशनल बोलने लगे हैं फाइनल को। तो इस तरीके से ये कोर्स किया है मैंने। ओके सर, ये जो कंपनी सेक्रेटरी है एग्जैक्टली क्या डेजिग्नेशन होता है? और जैसे तो आपने बता दिया कि एक प्रोसेस, एक लंबी जर्नी है, कोई कॉलेज हमें ज्वाइन नहीं करना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे हमें, मतलब कैसे अगर कोई बंदा चाहता है, लाइक कोई चाहते हैं स्टूडेंट कि हमें कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो उसके लिए उन्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? जी, तो जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है वो हम ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 12th पास करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। 12th पास करके अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर, जो कि फाउंडेशन कहा जाता है, उसमें एडमिशन लेना पड़ता है। बहुत ही नॉमिनल फीस है इस कोर्स की, जो इंस्टीट्यूट को पे होती है। और अगर आप ग्रेजुएशन करके इस कोर्स में दाखिला लेते हैं तो आप इसके सेकेंड ईयर में आते हैं। फर्स्ट ईयर का आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। और ये हर 6 महीने में इसके एग्ज़ाम होते हैं, अटेम्प्ट बोलते हैं जिसे, जून में और दिसंबर में। सो उसमें पेपर्स होते हैं, इन्होंने मॉड्यूल में बांटा हुआ है उसे। जब मैंने ये कोर्स किया था तब फाउंडेशन में तो ऐसा कोई मॉड्यूल सिस्टम नहीं था, लेकिन इंटरमीडिएट में 2 मॉड्यूल थे। 2 ग्रुप्स थे, सॉरी, ग्रुप कहते हैं, मॉड्यूल नहीं। और प्रोफेशनल में 4 ग्रुप थे। तो उसमें प्रोफेशनल में दो दो सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनता था। इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें इंडिविजुअल लेवल पर 40 मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है और एग्रीगेट 50%। इसका ये मतलब है कि अगर 2 एग्ज़ाम हैं, 2 पेपर हैं हमारे, तो हमें इंडिविजुअली 40 नंबर तो चाहिए, लेकिन दोनों को मिलाकर 100 होना चाहिए। तो या तो दोनों में 50-50 आ जाए फॉर एग्जांपल, या एक में 40 आ जाए, एक में 60 आ जाए, या ऐसे कुछ करके कॉम्बिनेशन बनाकर आपको पास करना पड़ता है। इसमें कोई बैक नहीं लगता। अगर आपका एक एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आपको वापस ही देना पड़ेगा पूरा। बट हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट में आपको 60 से ज़्यादा मार्क हैं तो एग्जाम्शन मिल जाता है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम पे पूरा 60 मार्क्स काउंट नहीं किया जाता है उसे। तो इसलिए लोग जनरली एग्जाम्शन लेना प्रेफर नहीं करते हैं और वापस से पूरा ग्रुप ही देते हैं। ओके सर, जनरली ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कंपनी सेक्रेटरी का? जैसे हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो एक जनरली बात करें कि लाइक 10 के बाद सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी एक कहीं ना कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती थी, मैथ, साइंस, कॉमर्स। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि नहीं मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है? मैं आपको बताऊं तो मेरे फादर साहब चाहते थे कि मैं सीए करूं, बट मैं मैथ्स में उतना अच्छा नहीं था। और सीएस कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में मैथ्स नहीं था। थ्योरी पेपर होते हैं और जो बाकी अकाउंटिंग वगैरह होती है, जो मैंने 11th 12th में की हुई थी, तो मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल था।
इनिशियली मुझे इस कोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, बहुत ज़्यादा नहीं पता था, बट अब क्योंकि मुझे 15 साल हो गए हैं ये करते हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने एक अच्छा कॉम्पिटिटिव कोर्स ही लिया है, और कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, वो एक डेज़िग्नेशन है। कभी भी कोई भी सीए अगर करता है, तो सीए कोई डेज़िग्नेशन नहीं होती है कंपनी में, या तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के नाम से अपॉइंट होते हैं, जो सीए सीए लोगों का ग्रुप होके एक फर्म बनती है, पार्टनरशिप फर्म बनती है, लेकिन उनको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे करके डेजिग्नेशन नहीं होती। और जो सीए कोर्स कर कर भी कंपनी में अपॉइंट होते हैं, तो वो किसी नॉर्मल डेजिग्नेशन से, मतलब फॉर एग्जांपल एवीपी, डीवीपी या ऐसे होते हैं, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी एक डेजिग्नेशन है। और बैलेंस शीट भी साइन करते हैं कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी का पूरा लेखा जोखा होता है पूरे साल का। तो इस तरीके से एक डेजिग्नेशन है, मैं कह सकता हूँ। ओके, लाइक सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप फाइनेंस की फील्ड में हैं। फाइनेंस की बात करें तो आपको लगता है अभी भी फाइनेंस से रिलेटेड लिटरेसी बहुत कम है इंडिया में? लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड्स इजीली हो जा रहे हैं। हाँ, अभी ये हो रहा है, आप ये कह सकते हैं लिटरेसी कम है, या फ्रॉड करने वाले ज़्यादा चालाक हो गए हैं। वो नए-नए ओके। तरीके से करते जाते हैं फ्रॉड। लेकिन इसके लिए टाइम टू टाइम आरबीआई भी आपको चेताता है कि आप कैसे सावधान रहें। बहुत सारी एडवाइज़रीज़ आती हैं कि क्या ध्यान में रखा जाए। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लिटरेसी कम है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले ज़्यादा चालाक हो गए हैं। एग्जैक्टली, लाइक बहुत नए नए तरीके आजकल हम देख रहे हैं और लोग जनरली जल्दी से इजीली ट्रैप हो जाते हैं। तो हमारा मोटिव भी यही था कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें कि आप इजीली फ्रॉड के शिकार ना बने। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, जैसे आपने बताया आरबीआई भी गाइड करता है, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करता है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पार्ट ही है। जी। इसका ओके सर। इससे हाँ। बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते हैं पर्सनली, तो आप उससे कोई भी अपनी फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। ये बहुत सिंपल तरीका है इससे बचने के लिए। एक चीज लोगों को समझनी होगी, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। इसीलिए किसी भी स्कीम में या लालच में ना आए और ना बताएं। ये हम मतलब यंगस्टर तो समझ सकते हैं, बुजुर्गों को भी समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें ही समझना पड़ेगा। सामने वाला तो अपना काम ही कर रहा है। एग्जैक्टली, सही बोला आपने कि बहुत सारे नए नए मोटिव्स आ गए हैं और लोग लाइक अवेयर नहीं है उस चीज से रिलेटेड इजीली। और सबसे आपने ये बताया कि कुछ भी फ्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टैग लाइन है जो लोगों को समझना चाहिए। लोग इजीली लालच में आ जाते हैं और फिर उस लालच के कारण ही फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। जी। ओके सर, मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक जब 12th के बाद, जैसे आपने बताया कि आप लाइक सीए भी चूज कर सकते थे, कंपनी सेक्रेटरी भी आप चूज कर सकते थे, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम ये दोनों कोर्स कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसके साथ आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बाद में जाकर आप कोर्स तो कर लेंगे, उसका एडवांटेज भी आपको आपके काम में मिलेगा, लेकिन आपको एट द एंड एक प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा। आप दोनों चीज की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जॉब में हैं, तो आप या तो फिर सीए की फील्ड में आएंगे या सीएस बनेंगे। तो आप दोनों एक्सपीरियंसेस का, दोनों एजुकेशन का फायदा ले सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर के लेवल पर। ओके सर, एक मैं जानना चाहता हूँ, जनरली एक आपने जो स्टार्टिंग में डेजिग्नेशन की बात हुई थी, कंपनी सेक्रेटरी है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, कंप्लाई, ये ऐसा सुनने में लगता है कि लाइक टोटली टू डिफरेंट जॉब्स हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, तो कंपनी सेक्रेटरी, मैं इन जनरल बात करूँगा, अगर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी है, तो उसका मेन जो ये डेज़िग्नेशन निकल कर आई है, वो कंपनीज़ एक्ट से आई है, जो हमारा कंपनीज़ एक्ट 2013 है। उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतनी अगर पेड अप कैपिटल है, तो उससे ऊपर होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना ही होगा कंपनी में। कंपनी सेक्रेटरी का काम ये होता है, जो आपके सेक्रेटेरियल मैटर्स, जैसे कि बोर्ड मीटिंग, आपकी रेगुलर फाइलिंग, जैसे आपको किसी कंपनी के बारे में पता करना है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आप किसी भी कंपनी के बारे में जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, वो आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, वो पब्लिकली अवेलेबल कैसे हुआ? वो कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू हुआ, वो उसको फाइल करते हैं।
पब्लिक फोरम पे जो एमसीए है हमारा, उस पर कंप्लाइंस ऑफिसर जो डेजिग्नेशन है, ये हमारा जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज, जिस सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, हमारे ट्रेडिंग और भी सारी चीजों को रेगुलेट करता है। बट एक उसके अकॉर्डिंग एक लिस्टिंग रेगुलेशन है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी, अगर उसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, तो उसे क्या क्या कंप्लाइंस करना होता है, और वो कंप्लाइंस की जिम्मेदारी कंप्लाइंस ऑफिसर की होती है। तो ये डेजिग्नेशन वहां से निकल कर आती है। उसके बाद क्योंकि मैं एक फाइनेंस कंपनी में हूँ, तो हम पर आरबीआई भी एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, और चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर जो है वो आरबीआई के मद्देनजर रखते हुए ये डेजिग्नेशन है। क्योंकि जैसे कि आपने एमसीए का कंप्लाइंस कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज का कर लिया, अब आती है आरबीआई की बारी। तो आरबीआई में भी बहुत सारी फाइलिंग होती है। आरबीआई को अगर कंपनी में किसी से बात करना होता है, तो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर एक बंदा है एक तरीके से, जो वो माध्यम बनता है कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए या कुछ भी चीज अरेंज करने के लिए। ओके सर, जैसा भी आपने बताया कि बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। लाइक अगर हमें किसी भी कंपनीज के बारे में जानना है तो वेबसाइट्स पे चीज़ें अवेलेबल है। तो इससे रिलेटेड भी लाइक कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं जो लाइक कंपनीज या लाइक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन होती है कि आप अगर किसी भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अ, अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप इंटरव्यू लेवल की बात कर रहे हैं, तो हर कंपनी की वेबसाइट होना मैंडेटरी है। तो कोई भी पर्सन उस वेबसाइट पर जाकर ये देख सकता है, अबाउट अस का एक टैब होता है हर वेबसाइट पे कि वो कंपनी क्या करती है, उसके मालिक प्रमोटर कौन है या डायरेक्टर कौन है, उसके क्या प्रोडक्ट है, वो किस फील्ड में है, कितनी पुरानी है। आपको वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट इसके लिए कोई ऐसे एज सच एडवाइजरी है वो नहीं आता। ये जनरल अवेयरनेस है। जैसे हम कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में सर्च करते हैं, तो वैसे ही कंपनी के बारे में भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है नहीं। ओके, तो ये तो अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड थोड़ी हमने जर्नी की बात करी। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। आपको क्या लगता है लाइक जो आपके समय का हमारे समय का एजुकेशन सिस्टम था और अभी आप देखते हैं लाइक अब बीइंग अ पेरेंटहुड हम देखते हैं अपने बच्चों को देखते हैं, तो वो आपको कैसा लगता है कितने सारे चेंजेस हो गए हैं एजुकेशन सिस्टम में, मतलब हमारे स्कूल्स की बात करें। अ, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, मैं कहूँगा। बट उस टाइम पर जो बेस्ट था, शायद हमें वो मिला। और अब जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें साथ में बढ़ना है, तो अब प्रैक्टिकली चीज़ों को करना ज़्यादा आया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थ्योरेटिकली जो हम करते थे, कि हम उसे पढ़ते थे, एग्जाम में लिख देते थे, पास हो जाते थे। लेकिन आजकल बच्चों को वो चीज़ प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि आप ये करते हो तो ये आउटपुट आता है, ये बनता है। और आई थिंक इससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। और आजकल तो अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा। एआई जो है वो इंसान ने बनाया है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि उसे अपना यूज़ होने दे सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं लोगों के मन में। लोगों को लगता है कि भाई एआई आ गया तो शायद जॉब्स पे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। अ, आप सोचते हैं इस बारे में ऐसा कुछ? नहीं, नहीं कृष्णा, जब हम लोग थे शुरू में, तो कंप्यूटर जब आया था तभी भी यही कहा गया था। लेकिन कंप्यूटर अपने आप नहीं चालू हो सकता, उसको चालू करने के लिए एग्जैक्टली। इंसान चाहिए ही। उसमें जो भी फंक्शन हो रहा है उसके लिए इंसान ही कोडिंग बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, लोगों का काम कम कर सकता है, बट पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए हमें उसको यूज करना सीखना है, ना कि उससे यूज होना है हमें। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने डेफिनेशन दिया हुआ एआई का। लोगों को इस चीज को समझना होगा। लाइक बहुत सारे लोग डर जाते हैं इस सब चीज से, एआई से रिलेटेड कि एआई से रिलेटेड फ्यूचर का होगा। बहुत अच्छी आपने बात कराई कि एआई का भी जो इनिशिएट हुआ है लाइक वो भी उसके पीछे ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। एआई अपने आप इन्वेंट नहीं हुआ है। जी। तो आगे भी डिपेंडेंसी हम पे रहेगी, इसे आप बिल्कुल बनाए रखें। सर, और बात करें अगर अपन पर्सनल लाइफ की, तो वैसे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं पर्सनल लाइफ के, लाइक स्कूलिंग की लाइफ बात करें, कॉलेज लाइफ की बात करें, जो हमें बहुत सारे एक लर्निंग दे जाते हैं लाइफ के। आप ऐसे कोई मूवमेंट्स या इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो आपको अभी भी याद है, या जिससे लगता है कि नहीं ऐसी कोई लर्निंग थी जो मैंने ली जो अभी भी मेरे काम आ रही है? ऐसी बहुत सारी हो सकती है। हाँ जी। बिल्कुल है। मैं मेरे 10th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे,
मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे उस वजह से स्कूल चेंज करना पड़ा था। ऑल्दो मैं कॉमर्स ही लेना चाहता था, बट मैं जिस स्कूल में था वहाँ कॉमर्स नहीं था। मैंने स्कूल चेंज किया और वहाँ मुझे मैम मिली एक, जिनकी गाइडेंस की वजह से एक नए एनवायरनमेंट में था, बट उन्होंने इतना कंफर्ट फील कराया और वहाँ से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। मेरा पढ़ाई पे फोकस बनता गया। राइट, कंटिन्यू। यस, कंटिन्यू, नो इशू। तो उसमें मेरा फोकस बनता गया और शायद आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो उन मैम का ही योगदान है। और उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया था तो मुझे जो सबसे पहले मेरे सर मिले जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग किया था, उन्होंने मुझे प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनली काम कैसे करना है उसके बारे में बहुत कुछ सिखाया है, जो मुझे आज आज तक हेल्प करता है और आगे भी करता रहेगा। ओके सर, जैसे आपका स्कूलिंग रही केंद्रीय विद्यालय संगठन से रही, आज अब केवी को देखते हैं, लाइक जनरली गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है। आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं, लाइक हम भी हैं, जो लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर केवी की बात की जाए तो वहाँ की जर्नी कैसी रही, और आप क्या सोचते हैं वो जो केवी की एजुकेशन सिस्टम है, जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं, जो सपोर्ट सिस्टम रहता है बच्चों के लिए, वो एक जर्नी कैसी रही थी आपकी? हमारे टाइम पे तो ये रूल था कि केंद्रीय विद्यालय में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, उन्हीं के बच्चों को एडमिशन मिलता था। मुझे नहीं पता अभी भी ये एडमिशन हो पाया था। और उस टाइम पे हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे। उसका रीज़न ये भी था कि वो एक संगठन है जैसे आपने कहा, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं था कि लोकल टीचर्स ही अवेलेबल थे, लोग ट्रांसफ़र होके भी आते थे। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारी इंग्लिश की जो मैम थीं, वो केरला से थीं, तो केरला के लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, हमें वो मौका मिला सीखने का। अब प्राइवेट स्कूलों में अब ज़्यादा फ़ोकस माइट भी इसलिए हो सकता है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, सबको एडमिशन नहीं मिल पाता और लिमिटेड सीट्स हैं, तो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। लेकिन अब इतने लोग हैं पढ़ने के लिए तो सिर्फ एक स्कूल पे तो डिपेंडेंसी हो भी नहीं सकती। एग्जैक्टली। और ये जैसे कि दिल्ली में तो आई मीन बहुत अच्छा हो गया है सरकारी स्कूलों में। बाकी जगहों का मुझे अभी आइडिया नहीं है। ओके, मैं केवी की बात करना चाहता हूँ। लाइक केवीज में ऐसा मैंने सुना है कि लाइक बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, हम उसमें ये था कि ज़ोन होते थे, तो छिंदवाड़ा जो है वो जबलपुर रीजन में आता था। तो हमारे क्रिकेट के लिए भी हम गए हैं। और डांस, म्यूज़िक की कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसके लिए भी गए हैं। तो उसमें ये होता था कि जबलपुर रीजन में जितने भी स्कूल केंद्रीय विद्यालय के थे, वहाँ से बच्चे आते थे, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते थे। और अगर मुझे सही याद है तो शायद हम जब गए थे म्यूज़िक के लिए तो हम जीते थे। क्रिकेट ओके। में ज़रूर नहीं जीत पाए, लेकिन म्यूज़िक में हम जीते थे। ओके सर, लाइक क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट का एक अलग ही जुनून है इंडिया में। आपका भी पैशन रहा है क्रिकेट में। आपको नहीं लगता है कि लाइक अगर क्रिकेट में और समय दिया जाता तो शायद हम और अच्छी जगह पे हो सकते थे? अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पर आईपीएल नहीं थे, अगर वो हो ओके। शायद हो सकता था। क्योंकि उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। अब और उस टाइम पे जो मनोदशा थी पेरेंट्स की या समाज की, वो ये था कि पढ़ना ही है, पढ़ेगा या लिखेगा, वो एक कहावत है ना, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा होशियार। बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, बहुत सारी पब्लिसिटी मिलती है लोगों को, तो अब पेरेंट्स भी उसको अडॉप्ट करते हैं, अपने बच्चों को खेलने के लिए भी एनकरेज करते हैं और चाहते भी हैं कि वो उस फील्ड में आगे बढ़ जाएँ। बट हमारे टाइम नहीं था। ओके सर, मैं एक बात करूं पैशन की। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पैशन को फॉलो करने में लोग पीछे हो जाते हैं। उसका रीजन शायद एक सोसाइटी है कि अपना पैशन चेंज करना पड़ता है। आप क्या कहना चाहते हैं? सोसाइटी भी है, प्लस ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। पैशन ऐसी चीज़ है जिसमें आपको टाइम सबसे ज़्यादा देना होता है और आजकल जिस तरीके से दुनिया चल रही है, मुझे लग रहा है टाइम की ही कमी है सबके पास। तो लोग पैशन अपना मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो लोग उसे फ़ॉलो करते हैं और कर पाते हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। एग्जैक्टली सर, लाइक पैशन फॉलो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमारे पैशन को दबा देती है।
तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ कि हाँ, जिम्मेदारियां भी जरूरी है, लेकिन अपने पैशन को भी आप अलाइव रखें, उसे जाने ना दें। हाँ, जैसे आप क्रिकेट की बात करें तो आजकल ये हो गया है कि कॉर्पोरेट्स भी जो है वो टूर्नामेंट्स अरेंज कराते हैं। तो एटलीस्ट आपको मतलब जॉब करते हुए भी आप अपना पैशन साइड बाय साइड फॉलो कर सकते हो। हाँ, इंटरनेशनल नहीं खेल सकते, बट अपना पैशन तो खेलने में है ना, उसे कोई भी देखे, आपको एंजॉय करना है। ओके सर, आपने पैशन लाइक क्रिकेट के लिए टाइम निकाल पाते हैं आप अभी? अब तो नहीं निकाल पाता। हाँ, लेकिन अगर आपको लाइफ मौका दे कि नहीं, मुझे लाइक सर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक मैच प्ले आउट करना है, तो आप डेफिनेटली करना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो क्या पसंद है आपको, लाइक बैटिंग, बॉलिंग? तो ऑल्दो इंडिया में हर कोई ऑलराउंडर है, मैं ओके। कहूँगा, बट हाँ, मैं ओपनिंग बैटिंग करता था एंड मैं अच्छा बॉलर भी था, आप कह सकते हैं। ओके सर, लाइफ की जर्नी की बात करें, लाइक जैसे आपके दोनों पेरेंट्स वर्किंग पे थे, और अभी आप और लाइक आपकी वाइफ भी वर्किंग पे है, जब हम उनके टाइम पे कंपैरिजन करते हैं, लाइक जो एक होता है ना, बच्चों को मिसिंग होता है कि लाइक कहीं ना कहीं शायद टाइम का इशू हो जाता था, हो सकता है लाइक बिकॉज पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हो सकता है हम टाइम मिस करते थे पेरेंट्स का, और अभी आप भी उसी फेज से गुजर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उस समय का टाइम और अभी का जो टाइम है, हम कैसे मैनेज कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए? पहले सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑफिसों का टाइम होता था कि वो एक टाइम पे खुलते थे, एक टाइम पे बंद होते थे। तो हमें ये पता था कि हमारे मतलब मेरी मम्मी कब आएँगी या पापा कब आएँगे, वो टाइम फिक्स था। आजकल वो मिसिंग है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और इतनी ज़्यादा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो गए हैं, टाइम बाउंड हो गए हैं। तो ये एक डिफरेंस आ गया है। लेकिन हाँ, पहले सैटरडे ऑफ नहीं हुआ करता था, आजकल वो होता है, तो समहाउ मैनेज होता है और बाकी तो आपको खुद ही करना पड़ता है। एग्जैक्टली सर। लाइक इन सब चीजों के बीच आप अपनी हॉबीज के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं? लाइक जैसे आपने बताया अभी ऑफिस का वर्किंग टाइम्स भी अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, तो फैमिली को भी टाइम देना है, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज हो पाता है? इसमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है, मैं यही कहूँगा। आप डेली तो नहीं कर सकते ये चीज़, लेकिन जब आपकी फैमिली को ज़रूरत है, तब तो आपको होना ही है। और ये नॉर्मल डेज़ भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जभी भी आऊँ, मैं थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँ। मैं अपनी डॉटर से उसके स्कूल के बारे में पूछता हूँ, अपनी वाइफ़ से बातें करता हूँ कि क्या हुआ, शेयर करते हैं बातें। बाकी सैटरडे, संडे हम साथ में स्पेंड करते हैं टाइम। ओके सर, मुझे कुछ बातें जाननी है, कुछ गुड़गांव की, और मेन चीज आप छिंदवाड़ा में क्या क्या चीजें मिस करते हैं? छिंदवाड़ा में सबसे पहले तो जो चौक पर वो गुपचुप वाले भैया हैं, मैं उन्हें मिस। ओके। और डेफ़िनेटली कृष्णा, जो बचपन के दोस्त हैं, हम पहले साइकिल से घूमा करते थे। आज गाड़ी एग्जैक्टली। हम फिर भी कहीं नहीं जा पाते, क्योंकि हम 1 या 2 दिन के लिए आते हैं साल में 1 बार। तो वो जो छोटी-छोटी गलियाँ थी, गोलगंज की, इतवारी की, धर्म टेकड़ी, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। हमारा स्कूल धर्म टेकड़ी पर ही था। तो हमारा प्लेग्राउंड जो था, हम खेलते थे स्टेडियम में, शुक्ला ग्राउंड में। तो ये पुरानी यादें हैं सारी, काफ़ी सारी हैं। आई थिंक वो बताने जाएँगे तो आज का दिन निकल जाएगा। एग्जैक्टली। सही बात है, लाइक वो मेमोरीज हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, वर्ड्स हमेशा कम पड़ते हैं, इतने सारे मूवमेंट्स है, इतनी सारी मेमोरीज है। जी। अब गुड़गांव की अगर बात करें, तो गुड़गांव में एग्जैक्टली क्या आप गुड़गांव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मतलब वहाँ पे क्या चीजें फेमस है, कैसी सिटी है? गुड़गाँव बहुत अच्छी सिटी है। आई मीन पहले ज़रूर यहाँ पे लोगों को ये कंसर्न था, और वो एक्चुअली था भी, सेफ्टी इश्यू। बट आज की डेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो गुड़गाँव आपको मौका ज़रूर देता है। ओके, इट्स गुड, डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कभी हम गुड़गांव आए, बहुत सारी चीजें आपने बताई, बहुत अच्छी सिटी है, लेविश सिटी है। जी। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, लाइक लाइफ में फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस कितना है, आपको क्या लगता है कि लाइक लोग, अभी आपने देखा होगा लोग सब अपनी अपनी लाइफ में, स्पेशली जब हम फैमिली में चले जाते हैं तो लाइफ चेंज हो जाती है, डेफिनेटली फैमिली को टाइम लाइक हमें देना जाना पड़ता है, लाइक जॉब की बात करें तो जॉब में भी टाइम देना है, फिर जो बचा हुआ टाइम है फैमिली को देना है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का पार्ट मिस हो जाता है। मैं इस चीज़ में लकी हूँ कृष्णराज, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मुझे उनसे डेली बात करके उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं उन्हें उन्हें 1 साल बाद भी फ़ोन करूँगा, तो हम वैसे ही बात करेंगे जैसे शायद हमारी रोज़ बात होती हो। बट हाँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ़ में बिज़ी है।
स्पेशली जब आप ऑफिस चले जाते हैं, आप 7 से 8 घंटा मिनिमम ऑफिस में रहते हैं, तो आपके ऑफिस के कलीग्स ज़्यादा फ्रेंड बन जाते हैं, उनको आपकी डे टू डे की सारी बातें पता लग जाती है। लेकिन जो स्पेशल फ्रेंड्स या जो बचपन के फ्रेंड होते हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। एग्जैक्टली, फ्रेंड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और ऐसा डेफिनेटली। ही लोग हाँ होने जी। चाहिए कि आपको आपको भीड़ नहीं चाहिए, आपको एक बंदा चाहिए जो बस खड़ा रहे आपके पीछे और आपको लगे कि है मेरे साथ कोई। यही दोस्ती की सही डेफिनेशन है। अब मैं एक बात बताना मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने लाइक स्टार्टिंग में जिक्र किया था, एक मैडम का आपने जिक्र किया था जिन्होंने लाइक काफी सारा सपोर्ट आपको किया, और जब लाइक कंपनी सेक्रेटरी बनने में या जब आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया, नया स्कूल था, नया एनवायरनमेंट था, उन्होंने मोटिवेट किया। अब आज जब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो आप क्या उनसे कांटेक्ट में हैं, या लाइक पिछले कुछ सालों में आपका उनसे मिलना हुआ और उनका क्या रिएक्शन था? मैं उनसे तब से आज तक कनेक्टेड हूँ। 18 तारीख को ही उनका बर्थडे था, अभी लेटेस्ट मेरी। ओके। और आजकल व्हाट्सअप है, तो मैसेज हो जाते हैं, स्टेटस देख के हालचाल पूछ लिया जाता है। तो मैं बिल्कुल उनसे कनेक्टेड हूँ। और बहुत सारे ऐसे इवेंट भी हुए हैं जो छिंदवाड़ा में, जैसे कि मेरी बेटी का बर्थ का एक हमने फंक्शन किया था, वहाँ पर भी आए थे। सो आई एम लकी कि मुझे उनका ब्लेसिंग्स आज तक मिल रही है और मैं आगे भी लेता ही रहूँगा। ट्रू, एग्जैक्टली, टचवुड मिलता रहे हमेशा। अब मैं बात करता हूँ लाइक जो अभी आपकी अभी तक जर्नी रही है, उसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे बड़ा, उसे शायद हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है, लाइक उनकी क्या फीलिंग्स होती है जो आप शेयर करना चाहेंगे? नाउ यू आर इन अ गुड पोजीशन। मेरे पेरेंट्स ने, मैं जैसे बताना चाहूँ तो, मुझे कभी भी प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें सीए ही बनना है, ये करना है। और तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इन, आई मीन, मेंटली, फिजिकली, मॉनेटरी। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम क्लियर करना टफ होता है, तो मुझे भी 1-2 बार निराशा हुई, मैं क्लियर नहीं कर पाया। बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम वहाँ पढ़ रहे थे, तुमने क्या किया, तुम क्लियर नहीं हुए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टफ एग्ज़ाम है, अगली बार हो जाएगा। अगर पेरेंट्स आपको ये सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है आप कुछ भी कर सकते हो। ट्रू, सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का ही होता है, एग्जैक्टली। आपको आपको आप जब तक पढ़ रहे हैं, डेफ़िनेटली आपके दोस्त होते हैं साथ में, लेकिन एक गाइडेंस, एक अ, आदमी अगर कुछ गलती कर देता है तो वो क्या सोचता है? डरता भी है। और सेफ कॉन्फिडेंस भी कब फ़ील करता है कि डरता है इसलिए कि मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा? और सेफ इसलिए महसूस करता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँगा, वो ध्यान कर लेंगे इस चीज़ का। ट्रू, एग्जैक्टली। हम जैसा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बोलना भी चाहता हूँ, एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स की हम बात करें ना, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक सोसाइटी का प्रेशर जरूर रहता है कि शायद जिससे कुछ पेरेंट्स ओवरकम कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, बट आई थिंक अब हमारा टाइम है, तो हम शायद सोसाइटी को बदलें। अब ज़िम्मेदारी हम पर है। पेरेंट्स ने तो कर दिया जितना उन्हें करना था। उन्होंने भी जो बेस्ट हो सकता था, सभी के एग्जैक्टली। बेस्ट किया है। और अगर हम ये सोचते हैं, तो अब सोसाइटी है कौन? हम आप ही हैं, हमें ही बदलना। एग्जैक्टली, डेफिनेटली बदलना है, और इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। तो बहुत अच्छा सेशन आपके साथ रहा। मैं अपने गेस्ट से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। आपकी नजरों में एग्जैक्टली व्हाट लाइफ है, जिंदगी है क्या? एक एक मूवी है, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, बट उसका डायलॉग याद है मुझे, ज़िंदगी जो दे उसे ले लो। जैसे मिल रहा है वैसे एन्जॉय करते जाओ। कब क्या होगा किसी को नहीं पता, जस्ट एन्जॉय। डेफिनेटली, कब क्या होगा हम नेक्स्ट मोमेंट जज नहीं कर सकते। बहुत सारे हमने इंसिडेंट देखे हैं, बहुत सारे लोग पता भी नहीं कब कैसे क्या मूवमेंट हो जाता है और चले जाते हैं जिंदगी से। तो हमेशा खुश रहें, एंजॉय करें, यही मोटिव है लाइफ का। और यही इस शो का भी मोटिव है, एग्जैक्टली। जैसे आपने बहुत सारी लाइफ की जर्नी शेयर करी, बहुत सारे मूवमेंट शेयर किए, जैसे आपने ही बताया आपकी लाइफ में भी एक ऐसा फेस आया कि जब हम क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पेरेंट्स खड़े थे, पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो उससे हम ओवरकम हो पाए और हम आज अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं। तो अब मैं लास्ट में आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा, ये जो शो है, ये जो मोटिव हमने स्टार्ट किया है, आप इस शो को कैसे देखते हैं और इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं?
कृष्णराज, जैसे कि मैं जनरली ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग उसमें किसी के घर में सब्जी बन रही है, उसका मीम डल रहा है, उससे मुझे मेरी लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा। बट आपकी ये शो से एटलीस्ट लोगों का एक्सपीरियंस पता लगता है, लोगों का नज़रिया पता लगता है। तो मैं तो इसे बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, और लोगों को भी बहुत सेंसिबल होना चाहिए सोशल मीडिया यूज़ करते हुए कि क्या देखें, क्या नहीं देखें। क्योंकि इन चीज़ों से आपकी जनरल लाइफ पर भी इम्पैक्ट होता है। कुछ लोग उसको, कोई अच्छा कर रहा है ज़्यादा, उसे देख के डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे हिस्से का है वो ही मिलेगा हमें, किसी को देख के हम ज़्यादा या कम नहीं कर पाएँगे। ये बात बहुत अच्छी है आपने कही, लाइक सोशल मीडिया से लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और शायद कुछ गलत तरीके से भी इन्फ्लुएंस होते हैं जो उन्हें नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हम अच्छी चीजें उससे अडॉप्ट करें, बुरी चीजें छोड़ते जाएं, तो लाइफ का पार्ट है। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया। और थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा के साथ। हम ऐसे ही आपको नए नए गेस्ट से मिलवाते रहेंगे, उनकी लाइफ की जर्नी लाते रहेंगे। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा में, वही हमारा हैंडल है, आप उससे ज्वाइन करें। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हो, आपके कमेंट्स हमेशा की तरह वेलकम है। आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप अगर इस शो में कुछ सुधार लाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स करें। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे हम आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।